नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। क्या बात करेंगे आज की इस क्लास में, इसका मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में इंट्रो दे देता हूं। किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जीएस को लेकर हर स्टूडेंट परेशान है। जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जीएस सामान्य ज्ञान को लेकर थोड़ा सा परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 25 अंक या 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से हमारी तैयारी अगर 10 से 15 अंक की भी हो जाती है तो ये एक अच्छे अंक माने जाते हैं, ये एक औसत अंक माने जाते हैं। और अगर इतना नहीं ला पाते तो हम सिलेक्शन से दूर देखे जा सकते हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं इस बात पर पहुंचा, इस चीज पर पहुंचा। मैंने देखा कि जो पटवारी के पुराने पेपर है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के हैं, वहां पर अधिकांश जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं एमपी जीके से। हमारे जीएस में करंट अफेयर्स भी आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ ही लूसेंट का जो मिसलेनियस पार्ट, वहां से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एमपी जीके, एमपी का करंट, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। लेकिन 60% प्लस क्वेश्चन, यानी लगभग 25 में से अगर मैं बात करूं तो 15 प्रश्न तो आपके एमपी करंट और एमपी जीके से देखने को मिलेंगे। चुनौती ये नहीं है कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं, वो हमें पता है, ठीक है। चुनौती यह है कि इन सब्जेक्ट को कैसे समेटे, कैसे इन चीजों को याद रखे। पढ़ेगा हर कोई। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 12-12, 15-15 घंटे मेहनत करेंगे, वास्तव में करते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो थोड़ी सी कम मेहनत करेंगे लेकिन स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, सही दिशा में करेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाना है। जो मेहनत करेंगे उनका होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इस पूरे सिलेबस को याद कैसे रखें और क्या चीजें हम अपना सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस एमपी जीके को हम कम से कम समय में समेटे, कम से कम समय में इतना पढ़ ले कि हमारे अंक ज्यादा से ज्यादा आ सके। 2-3 वीडियो रहेंगे जीएस के ऊपर जिसमें हम पूरी चीजों को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि एमपी जीके में हम 3 से 4 अलग अलग टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हो जाता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। छोटी छोटी बातें हम वहां पर देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या विस्तार है। ये सभी चीजें 82.5 डिग्री कहाँ से गुजर रही है, किस जिले से गुजर रही है, सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है कि सर आखिर इतने बड़े सिलेबस को याद कैसे रखें। सबसे बड़ा डाउट तो यही आ जाता है कि इतने बड़े सिलेबस को याद कैसे रखें, क्या क्या चीजें हैं याद करने की। देखिए, आपको करना क्या है, मुश्किल से 5 या 10 मैप आपको मार्केट से लेना है। अगर एमपीपीएससी मेंस के आप स्टूडेंट होते तो मैं कहता कि 5 से 10 मैप आपको बनाने हैं। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप रुचि रखते हैं मैप बनाने में, तो मैप बना सकते हैं। इस पूरे 10 मैप में पूरा एमपी का समाहित हो जाएगा और हमें क्या क्या लिखना है उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे और वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। एमपी जीके में आपको पढ़ना कैसे है आज की इस क्लास में ये देख लेते हैं, और अगली क्लास में हम ये बात कर लेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जैसे ही आपको टॉपिक सामने दिखे, आपको मैप में वो चीजें दर्शा देना है, वो हमेशा आपके माइंड में रहेगी। पढ़ने का आज हम लहजा देखते हैं और प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे मानकर चलते हैं, सबसे पहली बात, कुछ विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर कर्क रेखा हमसे याद नहीं होती, कितने जिलों से गुजरती है। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों को एक बार ध्यान से देखना है कि यार ग्वालियर यहाँ पर है, भिंड यहाँ पर है, मुरैना यहाँ पर है, श्योपुर यहाँ पर है, यहाँ सीहोर है, यहाँ पर भोपाल है, इंदौर है, देवास है, इधर की ओर सिंगरौली आ गया, यहाँ पर झाबुआ है, नीचे की ओर बुरहानपुर है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। इस तरीके से चीजें एक बार अच्छे से मैप को समझ लीजिए। अब जब आप मैप को समझेंगे तो आपको यहां से एक रेखा गुजारनी है, कुछ इस तरीके से, है ना। इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। अब जितने जिले इसके अंदर आएंगे वो सभी कर्क रेखा पर स्थित होंगे। जैसे ही आप मैप की लोकेशन याद रखेंगे कि यार मुझे पता है यहां पर रतलाम है, रतलाम के बाद ये अन्य जिले यहां पर पड़ेंगे और टोटल 14 जिले रहेंगे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरेगी, तो रटना नहीं पड़ेगा। कब तक रटेंगे आप, कितने बड़े सिलेबस को कैसे रटेंगे, पहली बात तो ये आती है। तो आपको रटना नहीं है, बस समझ लेना है कि यार यहां से कर्क रेखा गुजर रही है और ये जिले हैं, चाहे तो उनकी ट्रिक बना लीजिए या मैप पर एक बार दर्शा दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर आपने देखा कि यार 82.5 डिग्री कहां से गुजरती, तो आप गए सिंगरौली यहां पर है, ऊपर से निकले और इस तरीके से आपने 82.5 डिग्री रेखा निकाल दी। फिर आपने देखा कि यार याद नहीं होता सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपने यहां पर एक मार्क बना दिया कि यह बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है। ऊपर की ओर बना दिया ये है मुरैना,
सबसे उत्तरी जिला, ये हो गया सबसे पूर्वी जिला जिसे हम कहते हैं सिंगरौली यहां पर, और ये हो गया सबसे पश्चिमी जिला, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन जिलों को देख लेना है और जिलों को देखने के बाद वहां पर इस तरीके से मार्क लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे कौन सा जिला कहां पर है। अब मानकर चलते हैं, तो बेसिक चीजें ये सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, लेकिन मानकर चलते हैं आपको भूगोल पूछा जाता है कि यार भूगोल को कैसे याद रखें। जैसे एक टॉपिक ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछा कि बताइए नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका कहा जाता है, यहाँ तो असंख्य नदियां प्रवाहित होती है। और मध्य प्रदेश की नदियों को याद रखना चुनौती नहीं है, चुनौती यह है कि उस पूरे सिलेबस को याद रखना। तो इसका मतलब यह कि हमें शॉर्ट रूप से पढ़ना होगा कि मध्य प्रदेश की नदियां कहां से निकलती है और किस प्रकार किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो आपने देखा कि यार सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की, है ना। तो आपने देखा नर्मदा नदी यहां पर है अनूपपुर जिला। इस अनूपपुर के अमरकंटक से कुछ इस प्रकार से ये नीचे की ओर जाती हुई आगे की ओर बढ़ती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। फिर आपने देखा यहां पर है एक जिला जिसका नाम है बैतूल। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकली, नीचे की ओर गई और आगे की ओर बढ़ जाती है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ एक मैप लेना है, इस एक मैप में पूरी नदियां समाहित हो जाएगी। कैसे, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, ये हो गई ताप्ती नदी। यहां पर आपने क्या देखा, जब आप मैप से समझेंगे कि यार ये नीचे की ओर है महाराष्ट्र राज्य, ऊपर की ओर है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीमा रेखा बना रही है वो बना रही है ताप्ती नदी। ये हो गई ताप्ती नदी। फिर आप ऊपर की ओर बढ़े, हमने देखा कि ये थी नर्मदा नदी और नर्मदा नदी यहां से निकल रही है, यहां पर अनूपपुर जिला, इसका मतलब हमें याद है कि अनूपपुर से निकल रही है। फिर हम आगे की ओर बढ़े, यहां पर पहुंचे, यहां पर है एक जिला इंदौर। इंदौर से हमने एक नदी को निकाला जिसका नाम है चंबल। आगे की ओर ये बढ़ती है, कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई ये मध्य प्रदेश में निकल जाती है। तो एक नदी ये हो गई जिसका नाम है चंबल। चंबल की यहां पर कहीं पर भी आप लंबाई लिख सकते हैं, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। यहां से चंबल आगे की ओर बढ़ती है। फिर चंबल निकलने के बाद आप पहुंचते हैं रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव में पहुंचे, है ना। रायसेन के कुमरा गांव में जैसे ही आप पहुंचे, यहां से आपने एक नदी निकाली, रायसेन के कुमरा गांव से निकल गई बेतवा नदी। ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती। तो आपको ध्यान कैसे क्या रखना है, प्रश्न कैसे बनते हैं, अब इस बात को समझिए। पहले हम नदियों को दर्शाना सीखते हैं, फिर यहां से निकलने के बाद अगली नदी की बात करते हैं। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये कुछ इस प्रकार से निकलती हुई आगे की ओर बढ़ती है और गंगा नदी में जाकर ये दानापुर के समीप, या दीनापुर इसका नाम है, बिहार में जाकर मिल जाती है और गंगा की सबसे दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, इसे ही हम कहते हैं सोन नदी। सोन नदी के बाद अगर हम अन्य नदी की बात करें तो यहां से निकलती है माही नदी कुछ इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से निकलती हुई आप देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो चीजें हमें रटना नहीं है, समझना है कि यार ये माही नदी यहां से निकली, यहां पर है जिला धार, है ना। थोड़ा सा इसे यहां पर बनाते हैं, यहां पर है धार जिला, धार जिले से निकलती है माही नदी, ऊपर की ओर पहुंची, ऊपर पहुंचकर इसने कर्क रेखा को 1 बार काटा, फिर डबल से इधर की ओर आई तो इसने 1 बार और कर्क रेखा को काटा। क्यों ज्यादा टेंशन लेना है, आसानी से समझना है चीजों को। तो ये धार से निकली माही नदी, और माही नदी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में धार जिले से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और क्या प्रश्न बनेगा, सिर्फ इतना ही प्रश्न बनेगा। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती हुई ये अरब सागर में गिरती है। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये तीनों नदियां अरब सागर में ही गिर रही है। फिर आगे की ओर अगर हम बात करें किसी एकाध नदी को और देख लेते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहां पर है सिवनी। सिवनी के परासवाड़ा से एक नदी निकलती है और ये आगे की ओर बढ़ जाती है ना। हमें कहने का मतलब ये है कि चीजों को रटना नहीं है एमपीजीके में या किसी भी सब्जेक्ट में, हमें समझना है कॉन्सेप्ट। अब आप पाएंगे कि मैं यहां पर सभी नदियों को दर्शाने लगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपको नदियों को दर्शाना है, बस उनके नाम लिख लेना है, आपको हमेशा चीजें याद रहेगी। अब मुझसे कोई पूछे कि यार डिटेल में बताओ, तो मैं डिटेल में बता सकता हूं कि ये रायसेन के कुमरा गांव से निकली बेतवा नदी, आगे की ओर बढ़ी, इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर आ रही है यमुना नदी। अब देखिए समझने के लिए, यहां से आई यमुना नदी, ये आगे की ओर बढ़ी यमुना नदी, है ना। इधर की ओर से आई गंगा नदी, ये आगे की ओर बढ़ी गंगा नदी। तो यहां पर यमुना नदी आकर मिल गई गंगा में, और आगे की ओर ये नदी थी सोन, ये मिल गई भी गंगा में। तो यहां से प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछा गया जीएस में ही
कि ये बताइए मध्य प्रदेश की वे कौन सी नदी है जो सीधे रूप से जाकर गंगा में मिलती है। तो आपने देखा यार, सोन नदी यहां से निकल रही थी और ये यमुना में नहीं मिली, ये सीधे जाकर गंगा में मिली। फिर प्रश्न पूछा कि ये बताइए मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां सीधे यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना नदी से एक तो मिल गई बेतवा नदी और दूसरी मिल गई चंबल नदी, है ना। ये यहां पर जाकर ये नदियां यमुना नदी से मिलती है। ये है यमुना नदी, ऊपर की ओर है गंगा नदी। कहने का मतलब यह है कि चीजों को हमें रटना नहीं है। अब आपने एक मैप ये ले लिया, इस एक मैप में पूरी नदियां हो गई, इस मैप को हटा दीजिए। फिर आपने दूसरा उठाया भूगोल वाला पार्ट। भूगोल में जितने भी पठार है सभी पठार को दर्शा दिया कि ये वाला पार्ट हो गया मालवा का पठार। अब यहीं पर मिट्टी दर्शा दीजिए कि यार यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी और इस मिट्टी के कारण यहाँ पर ये फसल होगी। ज्यादा रटना नहीं है, मेन चीजें ध्यान में रखना है कि कौन सी मिट्टी है, उसमें कौन सी फसल उत्पादित होती है और सबसे ज्यादा कौन सी होती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है। जब इस तरीके से चीजें हो जाए फिर उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को देख लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था के बाद आर्थिक व्यवस्था को देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप एमपीजीके को पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए। और अगर आप कहेंगे तो हम 5 से 10 मैप में आपको बता दूंगा, उन चीजों को बस ऐसे ही एग्जैक्ट आप उतार लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूं जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।